हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको अकबर के बारे में बताया था, जिसमें उनके प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ और बैराम खां के संरक्षण काल के बारे में बता रही थी। तो बैराम खां का जो काल था 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक का, उसके अंतर्गत उसने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में बताया। फिर आता है कि 1560 ईस्वी के प्रारंभ में बैराम खां का पतन हो गया था। तो आखिर इस पतन के क्या कारण थे? यद्यपि बैराम खां ने मुगल वंश की काफ़ी सेवा की थी और राज्य में उसका बहुत प्रभाव था, किंतु 1560 ईस्वी में उसका पतन हो गया। 1560 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर ने बैराम खां को पद से हटाकर मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। आखिर जिसका अर्थ था उस समय निर्वासन माना जाता था मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेजना। तत्कालीन इतिहासकारों ने उसके पतन के कई कारण बताए हैं, जिसमें निजामुद्दीन अहमद ने उनके पतन का कारण बताया है कि विभिन्न सरदारों द्वारा अकबर को भड़काना, उन्होंने उसका कारण बताया है। निजामुद्दीन लिखता है कि साम्राज्य के कार्यों का जो सामान्य प्रबंध था वो बैराम खां के अधीन था, किंतु कुछ ईर्ष्यालु और बैरभाव रखने वाले व्यक्ति थे जो सम्राट के कृपा पात्र बनने का प्रयत्न कर रहे थे, और वो लोग अब जैसे ही अवसर मिलता था बैराम खां की चुगली करते थे। तो उनके प्रभाव में अकबर आया और उसके कारण भी बैराम खां का पतन हुआ। अबुल फजल पतन के संदर्भ में लिखते हैं कि उसके पतन का जो कारण था उसी का दंभ था। अकबरनामा में इसको उन्होंने उल्लेखित किया है। उन्होंने कहा है कि उसका व्यवहार बर्दाश्त से बाहर हो गया था और उसका दिमाग उसके खुशामदियों ने खराब कर दिया था। बैराम खां का जो आचरण था वो बहुत ज़्यादा असह्य हो गया था, इस कारण से उसका पतन हुआ। इतिहास का फरिश्ता इस संदर्भ में लिखते हैं कि बैराम खां पर कामरान के लड़के अब्दुल कासिम मिर्ज़ा का पक्ष लेने का संदेह किया गया था। तो इस प्रकार तत्कालीन इतिहासकारों ने बैराम खां के विभिन्न कारण बताए हैं, जिसके कारण उक्त जो कथन है उनके संदर्भ में बैराम खां के पतन के निम्न कारण बताए जाते हैं। ये माना जाता है कि यद्यपि बैराम खां की वफादारी पर संदेह करना तो अनुचित रहेगा, क्योंकि वो बहुत वफादार था, परंतु इसमें संदेह नहीं किया सकता कि बैराम खां का व्यक्तिगत व्यवहार, तुर्की सरदार और मुख्यतः अकबर के निकट के संबंधियों द्वारा अकबर को भड़काना, शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने की अकबर की इच्छा आदि बैराम खां के पतन के कारण थे। तो अब कारणों को अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो सबसे पहला आता है बैराम खां शिया मतावलंबी था। बैराम खां शिया मतावलंबी था और जबकि मुगल दरबार में क्या थे? मुगल दरबार में सुन्नी अधिक थे। मुगल दरबार में अधिकांशतः सुन्नी थे। ठीक है, तो वो खुद क्या था? शिया। तो इससे क्या हुआ? शिया सुन्नी मतभेद बना रहता था। बैराम खां द्वारा कुछ शिया मतावलंबियों को क्या कर दिया? उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो उससे जो सुन्नी थे उनको नागवार गुजरा। उस दूर के पद से मोहम्मद गवास खां को हटाकर शिया मतावलंबी था शेख गदाई, उसकी नियुक्ति कर दी गई। तो उससे सुन्नी वर्ग और भी ज़्यादा नाराज हो गया। सुन्नी अमीर वर्ग ने भी अकबर को भड़काया और कहा कि बैराम खां उसे गद्दी से हटाकर कामरान के जो सिया पुत्र है अब्दुल कासिम को गद्दी पर बैठाना चाहता है। तो इससे क्या हुआ कि अकबर आशंकित हो गया और उसने बैराम खां को हटाने का निश्चय किया। तो यानी कि शिया मतावलंबी होना भी उसके पतन का एक बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा क्या है? बैराम खां का स्वभाव एवं आचरण।
बैराम खां का स्वभाव और कैसा था इसका स्वभाव? एक तो क्रोधी एवं दम्भी, बहुत अहंकारी था, बहुत ज़्यादा क्रोधी था ये। प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बने रहने के कारण वो स्वयं को अपरिहार्य समझने लगा था। छोटे छोटे अपराधों पर भी वह कठोर दंड देने लगा था। दिल्ली का जो भगोड़ा गवर्नर था तारदेव, उसकी हत्या से भी, उसने हत्या करवा दी थी, उससे भी अमीर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। तो बैराम खां की शक्ति को कम करने और उसे सर्वोच्च पद से हटाने के लिए अमीर वर्ग षड्यंत्र करने लगा। तीसरा कारण माना जाता है अकबर की दाहिमा धायमाती माहम अनगा। माहम अनगा उसका पुत्र था आदम खां, ठीक है, और दामाद था सिहाबुद्दीन। वो बैराम खां को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब तक बैराम खां जिंदा था तब तक उनका अकबर पर प्रभाव नहीं हो सकता था, और वो स्वयं शक्ति प्राप्त करके अकबर पर अपना प्रभाव रखना चाहते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे, हमेशा अकबर और उसकी माँ के कान भरते रहते थे, जिसके कारण अंत में क्या हुआ कि अकबर और बैराम खां के मध्य संबंधों में तनाव पैदा हो गया। तो ये जो थे वो बैराम खां को पसंद नहीं करते रहे। अगला कारण है अकबर वयस्क हो चुका था। अकबर वयस्क हो चुका था। अब शासन सत्ता वो अपने हाथों में लेना चाहता था। अपने हाथों में शक्ति केंद्रित करना चाहता था, ठीक है, यानी कि वास्तविक शासक बनना चाहता था। और इस भावना को किसने भड़काया? हरम की महिलाओं ने, और विशेष रूप से महामनगा ने इस भावना को भड़काया, और उन्होंने बैराम को हटाने की पूरी तरह से भूमिका तैयार करवा दी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बैराम खां अकबर के सरकार, जो अकबर का निजी खर्च होता था उस पर भी नियंत्रण लगाता था। निजी खर्च पर नियंत्रण लगाता था। उसके परिवार पर धनराशि पूरी तरह से व्यतीत नहीं की जाती थी, जबकि जो बैराम खां का परिवार था उसके अधीनस्थ थे, उन पर ज़्यादा धनराशि व्यतीत की जाती थी। तो उससे क्या हुआ कि अकबर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो गया। तो ये ऐसे कारण माने जाते हैं जिसके कारण बैराम खां का पतन हुआ। लेकिन इन सब के अतिरिक्त संयोग से कुछ घटनाएं घटी जिसने अकबर और बैराम खां की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। एक बार जो घटनाएं थी उनमें घटनाओं में एक घटना थी कि अकबर हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहा था। अकबर हाथियों की लड़ाई का आनंद ले रहा था। तो उसमें क्या हुआ, एक हाथी लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच गया? बैराम खां के खेमे की तरफ, और वो रस्से को तोड़ता हुआ चला गया। इससे बैराम खां बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। अकबर ने बहुत सफाई दी, लेकिन बैराम खां नहीं माना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और उसने हाथी के मायावत को सजा दे दी। तो इससे क्या हुआ, अकबर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। उसे लगा कि शासक ये है या मैं हूँ, ठीक है। तो इस तरह की इसमें भावना पैदा हुई। और दूसरा था कि अकबर का शिक्षक था, अकबर के शिक्षक मुल्ला
मीर मोहम्मद, मुल्ला मीर मोहम्मद को बैराम खान ने नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटा दिया तो वो भी इसको पसंद नहीं आया। तो अब बैराम खान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। अकबर अपनी माँ के बीमारी के बहाने से आगरा से दिल्ली चला गया, जहाँ हरम की बेगम ने विशेषकर महामंगा ने उससे यह मांग की कि बैराम खान को पद से हटा दिया जाए। और अकबर ने भी अपने जो शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ़, उसके हाथों संदेश भिजवाया। और उसने संदेश में पता क्या लिखा? संदेश में लिखा कि अब मैंने निश्चय कर लिया है कि शासन सूत्र जो है मैं अपने हाथ में ले लूं, और मैं क्या चाहता हूं कि आप मक्का की यात्रा पर चले जाएं, क्योंकि आप बहुत समय से चाह भी रहे थे कि मैं मक्का की यात्रा पर जाऊं, तो आप मक्का की यात्रा पर चले जाएं। और हिंदुस्तान के कुछ परगने आपको दे दिए जाएंगे ताकि आपका उससे जीवन निर्वाह हो जाएगा। तो जैसे ही ये आदेश मिला तो बैराम खान ने अकबर से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने इसको अस्वीकृत कर दिया। तो अब जैसे ये आदेश पहुंचा तो उसको बैराम खान को थोड़ा अपना अपमान लगा, लेकिन बैराम खान ने कोई भी इसका रिएक्शन नहीं दिया और उसने आदेश का पालना करते हुए बैराम खान ने आदेश की अकबर के आदेश की पालना करते हुए अपने पद की मोहर होती है वो झंडा व नक्कारा किसको भेज दिए? ये सारे चिन्ह उसने बादशाह के पास भेज दिए। ठीक है, यानी कि अपने पद से उसने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया। बादशाह के पास भेज दिए और वह पंजाब की ओर रवाना हो गया। लेकिन जो बैराम खान के विरोधी थे वो चाहते कि जल्दी से जल्दी भारत से बाहर निकल जाए, और उन्होंने बैराम खान के विरुद्ध सेना को भेज दिया, जबकि अकबर को नहीं मालूम, लेकिन जो इसके बैराम खान के विरोधी थे उन्होंने ही सेना भेज दी। इससे क्या हुआ कि बैराम खान बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया और उसने मुगल सेना का सामना करने का निश्चय किया। अगस्त 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बैराम खान पराजित हुआ और बैराम खान को बंदी अवस्था में बादशाह के सम्मुख उपस्थित किया गया। अकबर ने उसको क्षमा कर दिया और 3 प्रस्ताव रखे कि वह चंदेरी और कालपी का गवर्नर बन जाए, पहला तो। दूसरा, राज दरबार में बादशाह का गुप्त सलाहकार बन जाए, और तीसरा, वह मक्का चला जाए। बैराम खान ने तीसरा स्वीकार किया, यानी मक्का पर जाने का निश्चय किया, और वह 1561 में वह गुजरात की ओर चल पड़ा। लेकिन 1561 ईस्वी में जनवरी 1561 ईस्वी में पाटन में एक अफगान मुबारक खां नामक युवक ने उसका कत्ल कर दिया। यानी कि 1561 ईस्वी में बैराम खान की मृत्यु हुई। अकबर ने बैराम खान के परिवार को राज के संरक्षण दिया। बैराम खान की विधवा
सलीमा बेगम से विवाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम का पालन पोषण किया। ठीक है, और यही अब्दुल रहीम खान खाना की उपाधि से विभूषित हुआ। बैराम खां को मुगलों का विस्मार्क कहा जाता है। बैराम खां के पतन के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए ये कहते हैं कि अकबर के राजारोहण का मुख्य श्रेय बैराम खां को जाता है। यह सत्य है कि अंततः अकबर जैसे शक्तिशाली चरित्र के युवक को संरक्षण की स्थिति से तो निकलना ही था, ये तो सत्य है, किंतु ये अधिक अच्छा होता कि वह पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा समय और प्रतीक्षा करता, क्योंकि ये जो अपमान और बुरा व्यवहार बैराम खां के साथ किया गया था, जिसके कारण वह विद्रोही बन गया था, यह उसकी स्थिति पर धब्बा रहेगा। उसके बाद 1560 ईस्वी से 1564 ईस्वी तक का जो समय है, यह कहलाता है पर्दा शासन, क्योंकि इस बैराम खां के पतन में मुख्य भूमिका किसकी थी? हरम दल की स्त्रियों की। और इस समय अकबर पर इसी हरम दल का प्रभाव रहा। इसको इतिहासकारों ने पर्दा शासन की या पेटिकोट सरदार की सरकार का नाम दिया है इतिहासकारों ने। और हरम दल में थे, हरम दल में महामंगा, हमीदा बानो, राजमाता जो हमीदा बानो है वो, आदम खान, ये महामंगा का पुत्र था, शहाबुद्दीन, और मुल्ला पीर मोहम्मद, व मुनीम खां। ये कई बार पूछ भी लिया जाता है बच्चों कि हरम दल जो पर्दा शासन के अंतर्गत हरम दल का जो प्रभाव था उसमें कौन कौन सम्मिलित थे। ठीक है, ये व्यक्ति मुख्य रूप से सम्मिलित थे। इन सभी में सबसे प्रभावशाली या सबसे प्रमुख थी महामंगा। और अकबर से बैराम खां के शासन से केवल जो जाता है ये शासन 4 साल का, उसमें है बुद्धिहीन स्त्री के भयंकर प्रभाव में रहने के लिए मुक्त होना, यानी कि बैराम खां का शासनकाल का पतन ये 4 सालों का माना जाता है। उच्च प्रशासनिक पदों पर इन हरमदल के सदस्यों को नियुक्त किया गया था और इस समय अकबर ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था हालांकि इस समय इस दल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अकबर ने किसी के दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं किया था। बैराम खां के बाद शहाबुद्दीन और महामंगा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाया गया था और आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने का नेतृत्व सौंपा गया था। और इस शासनकाल में विशेष जो 1562 ईस्वी में आदम खां को षड्यंत्र के आरोप में छत से नीचे फेंक दिया गया। उसने अकबर की हत्या का षड्यंत्र किया था। उसके सैन्य कक्ष में उसने प्रवेश किया था, लेकिन वह अकबर के कत्ल में सफल नहीं हो पाया था और अंत में उसकी हत्या कर दी गई थी और कुछ समय पश्चात महामंगा की भी मृत्यु हो गई थी। इस काल के दौरान कुछ उदारवादी नीतियों की शुरुआत हुई थी अकबर के द्वारा, जिसमें 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध, जो युद्धबंदियों को दास बनाया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक कार्य ये किया था महत्वपूर्ण। दूसरा था 1565
63 ईस्वी में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति। और तीसरा था 1564 ईस्वी में जजिया करके समाप्ति। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। और 1564 ईस्वी में अकबर ने पूरी तरह से शासन को अपने हाथ में ले लिया था और उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार किया 1564 के बाद। और वह पूर्ण रूपेण एक सर्वोच्च शासक बन गया था और उस पर किसी भी तरह का कोई से भी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं था। अगला जो आएगा अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में और उसकी नीतियों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद।